हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इन कंटिन्यूम टू दी लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड को लेकर था, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड लोकेशन बेसिस पे एंड कई सारे सोर्सेज को मैंने इनकॉर्पोरेट करके बताने की कोशिश करी थी। उनके बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको मैं आई बटन पर क्लिक करोगे आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जैसा मैंने आप लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद जो था वो डेफिनेटली मगध था। तो हमने कई सारे इवन अब स्कूल्स में भी जब अपने महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मगध के बारे में तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती इवन अंडर ग्रेजुएशन में भी, और इन जनरल भी हमें पता होता है। तो क्वेश्चन सबसे पहला हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि मगधन किंगडम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इतना इम्पोर्टेंट रेलिवेंट बना क्यों, ठीक है। तो इतना रेलिवेंट था क्यों। तो पहले आपको समझने की बात यह है कि जब आप मैप देखते हो, ठीक है, इसके थ्रू बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ज्योग्राफी की होनी चाहिए। जब आप बेसिकली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आई वुड से बांग्लादेश का रीजन और असम तक का एक्सटेंडेड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वेल मैं फुल फ्लेज्ड जो मगध पीरियड की बात करते हुए लेटर पीरियड में भी, मतलब इन जनरल मैं बात करता हूँ छोटा नागपुर प्लेट्यू की, जो उतना नहीं, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपको क्या पता चलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू बेसिकली एक ऐसा जोग्राफिकल जोन है जहाँ पे आपको कई सारे रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। माइनर मिनरल्स भी देखने मिलते हैं और मेजर मिनरल्स भी देखने मिलते हैं। और यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन की भी देखने को मिलेगी, ठीक। आयरन की रेलिवेंस क्या होती है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो यहाँ पे आपको आयरन देखने को मिलेगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे आयरन देखने मिल रही थी जिससे आपकी सरप्लस प्रोडक्शन होगी, जिससे आपकी ट्रेड इम्प्रूवमेंट होगी। एंड जब ये ट्रेड इम्प्रूवमेंट होगी तो इवेंचुअली आपका जो ओवरऑल एम्पायर है या किंगडम है वो आपका कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा, ठीक है। जैसा आपको इस मैप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बेसिक आपको माइंड मैप की तरह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आयरन आपका बना, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करने की वजह से आपको एक पैच ऑफ लैंड मिल गया जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। बिकॉज आपको बेसिक आइडिया तो ज़रूर होगा कि जब आपका फॉरेस्ट लैंड होता है तो वहाँ पे, क्योंकि वो लैंड वर्जिन होता है, वर्जिन होने की वजह से वहाँ पे आपका सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा इनरिच्ड होता है अनटिल इफ एक्सेप्ट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खास कर मैं बात करूँ, उसका सबसे रीज़न होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लीचिंग एंड आई वुड से लीचिंग एंड आपका जो आई वुड से लीचिंग एंड इरोजन बहुत इफेक्टिवली हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल बन जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे केस क्या है कि हाँ, यहाँ पे आई वुड से इफ़ नॉट एवरग्रीन बट हाँ डेसिडियस फॉरेस्ट था, मीडियम आपका रेंज में रेनफॉल होने की वजह से ये लैंड फर्टाइल था। सेकेंडली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपको फॉरेस्ट लैंड क्लियर करने से ना सिर्फ एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट था, बल्कि आपको एक्सेस टू टिम्बर मिल रहा है, लंबरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, और एलिफेंट मिल रहा है जो कि आपको अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पे रेलिवेंट देखने मिलता है। एंड इवन मगधन पीरियड में बहुत रेलिवेंस बढ़ जाती है। क्यों, मैं बताऊंगा। एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से ट्रेड इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि ये चीज़ मैंने हरप्पन सिविलाइजेशन बताया था आपको कि जब भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो इवेंचुअली कुछ पार्ट आप रखते हो तो कुछ पार्ट आप बाकी आप सेल आउट करते हो। अब वो सेल आउट करने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन है कि प्रॉफिट आप करंट पर्सपेक्टिव से देख के मत ड्रॉ करिएगा। क्यों? बिकॉज जब मैं उस पर्सपेक्टिव की बात, मतलब उस ये टाइम जोन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रॉफिट अलग होगा। बट प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल कर रहे हो तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा होगा ना। कुछ भी कमोडिटी बेस्ड हो सकता है, सर्विस बेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मिल रहा होगा। और इसके हिसाब से आपका लाइवलीहुड इंप्रूव होगा। एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल फाइंड कि बेसिकली एक ओवरऑल सोशल डिफ्रेंसिएशन जो है वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली देखने को मिलेगा, ठीक। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास आता है ज्योग्राफी में, वो है, हमने लैंड की बात कर ली, हमने मिनरल्स की बात करी, थर्ड आता है रिवर। हमें बहुत अच्छे से बात पता है कि जब हम बेसिकली गंजेटिक रिवर बेसिन की बात करते हैं जिसमें आपके कई सारे आपके
डिस्ट्रीब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज आते हैं, ये जो पूरा आपका रिवर बेसिन है, ठीक है। उसमें आपको कई सारी नदियाँ देखने मिलती है। हमें ऑलरेडी ये भी पता है कि जब गंगा बनती है, जो भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, वो किस तरीके से इनका मिलन होता है प्रयाग में, इवेंचुअली वो जाके गंगा नदी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, महाप्रयाग बाद में जाके यहाँ यमुना बनती है, तो इस तरीके से हमें पता है। अब पॉइंट ये है, जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो वो कई सारे और नदियों से मिलकर बनाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, रिवर्स में अपना एक नॉर्मल ये टेंडेंसी होती है कि जब भी वो फ्लो करती है तो साथ ही साथ वो सेडिमेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाती है। सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर जाती है, उसका एक मेजर फैक्टर क्या होता है, क्योंकि वो इरोजन कर रही होती है, वो पत्थरों को काट रही होती है। जब वो पहली बार निकल रही होती है पहाड़ से, वो पत्थरों को काट रही होती है और धीरे धीरे उसको और रिफाइन करके डिपॉजिट करते जाती है, टिल वो आपके जाके ओशन में या फिर सी में पहले ना मिल जाए बाद में ओशन में। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि ये जो पूरा आपका बेसिन है, गैंजेटिक बेसिन है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है कि एग्जैक्टली किस तरीके से हिमालयन फॉर्मेशन हुआ था, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता हो कि यहाँ पे फोर डिप बन चुका था। एंड फोर डिप बनने की वजह से यहाँ पे जितने भी, जैसे ये मान लीजिए हिमालय है, मैं लेसर हिमालय शिवालिक की बात करूँ, यहाँ पे फिर फोर डिप बन गया था, जिसके बाद आपका प्लेटू रीजन आता है। यहाँ पे बेसिकली पता है कि जो आपकी इंदस नदी की और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और गैंजेटिक बेसिन है, उसके ब्रांचेस ने यहाँ पे आपको पूरी तरह से फील करा था, जिसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। वो यहाँ पे मेजर डिस्कशन नहीं है, बट हाँ यहाँ तक क्लियर होता है, तो इसका मतलब है कि फर्टाइल लैंड मास था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आपको बारिश इफेक्टिवली यहाँ पे देखने मिल रही है, प्लस आपको कहीं ना कहीं रिवर चैनल्स की वजह से एक पोल्यूशन ये भी इम्पोर्टेंट मिलता है, क्योंकि आपको एक नेचुरल फ्रंटायर बाउंड्री मिल जाती है। हिल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे आपका बनते गया तो हिल्स एंड प्लेट्यूज की फॉर्मेशन है, जो कि राजगीर के एग्जाम्पल में देखते हैं। तो वजह जाता है कि नेचुरल आपके फ्रंटायर बाउंड्रीज की यहाँ पे वेलिबिलिटी होने की वजह से इफेक्टिवली बनता है। प्लस क्योंकि मगध जो है वो बे बंगाल के बहुत करीब में आपको देखने मिलता है, जिसकी वजह से एक्सेस टू सी इम्पॉइंट बन जाता है, जिसकी वजह से आप बाकी इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड भी आप कर सकते थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनता है। अब इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी को तो ज्योग्राफी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास फर्टाइल लैंड है, सेडिमेंट्स है आपके पास सॉइल में। थर्ड, आपको यहाँ पे अच्छा बारिश हो रही है, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर बहुत सुटेबल है। एज ए रिजल्ट आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ टिम्बर अवेलेबिलिटी है, प्लस बाकी रॉ मटेरियल्स भी मिल रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी प्रॉस्पेरस होगी, ठीक है। रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमें और बात करनी है। रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमें क्या बात करनी है कि देखिए, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात करते हैं, तो वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या पॉइंट नहीं सॉरी, इस पीरियड ऑफ टाइम पे आपका आपके लिए सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। क्योंकि टिल 72 AD जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कामरूप में नहीं होता, कनिष्क के अंदर, तब तक ये एक आइडियोलॉजी ही होती है, वो एक रिलीजन नहीं बन जाती। और इसको कहीं ना कहीं इस आइडिया को स्ट्रेंथन करती है मैडम रोमिला थापड़ भी, ठीक है, कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बुद्धिज़्म जैनिज़्म टिल 72 AD ये रिलीजन नहीं बनती। तो आइडियोलॉजिकल चेंज आ रहा था। अब ये आइडियोलॉजिकल चेंज का एक बेसिक रीज़न क्या था, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में ट्रांजिशन कैसे हुआ, तो उस चीज़ को कनेक्ट करेगा। प्लस आपको यहाँ पे ये भी देखने मिलेगा, क्योंकि लोग जो थे वो पहले बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, परेशान थे कि हमें सैक्रिफाइसेस नहीं करने, हमें भी मोक्ष चाहिए, हमें भी इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ से फ्रीडम चाहिए, हमें भी हेवन जाना, हेल नहीं जाना, स्वर्ग जाना, नरक नहीं जाना, या फिर हमें भी समाज में एक अच्छा स्टेटस चाहिए। तो उन चीज़ों से हट के कहीं ना कहीं आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक अच्छा पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा था। तो ये भी बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे आपको ये भी समझ में आना शुरू हो जाता है इंसानों को कि जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, वो सिर्फ एक मैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, सुपरस्टिशियस पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं अपनी एक दबदबा को, एक हेजीमनी को बनाने की कोशिश कर रही थी। एग्जैक्टली वैसा नहीं था। अब ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कैसे स्कॉलर्स बोलते हैं, तो ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, ठीक है, डिस्क्लेमर था, ठीक है। देन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि जब हम मगधन पीरियड की बात करते हैं तो आपको समझ आएगा, चाहे वो हरियंग डायनेस्टी हो, चाहे वो शिशुनाग डायनेस्टी हो, चाहे वो नंदा डायनेस्टी हो, हर एक डायनेस्टी में आपके जितने भी पॉलिटिकल रूलर्स आए वो ना सिर्फ आपके पावरफुल थे, बल्कि एम्बिशियस भी थे, स्ट्रॉन्ग थे। आपको ग्रेजुअली देखने मिलता है इवन हरियंग डायनेस्टी से ही कि आपको स्टैंडिंग आर्मी देखने मिलती है। अब स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या, हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में आपकी आर्मी नहीं हुआ करती थी, स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या, जैसे आपने जोधा अकबर देखा होगा, या फिर आपने जो 1761 बैटल ऑफ
पानीपत पे आपकी जो मूवी बनी हुई थी, वो भी आपने देखी होगी, तो उसमें पता चला होगा कि हमेशा, चाहे वो मराठास थे, चाहे वो आपके मुगल्स थे, मैं एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, उनके पास हमेशा से एक आर्मी रहती थी जो उनके पास उनके कैपिटल पे रहेगी, या फिर ऑब्वियसली कहीं नहीं डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे उनकी लोकेशंस प्लेस्ड होंगी, जो आपके सीधा सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के अंदर होंगी, जो उनके कमांड पे फंक्शन करेगी, ठीक है। वैसा हमें अर्ली वैदिक पीरियड पे देखने को नहीं मिलता। मतलब जब आपको उस टाइम पे काम पड़ता था तो लोग इकट्ठा आते थे, या फिर अपने अकॉर्डिंगली वो अपने विल पे आते थे एंड वो फाइट करते थे, तो ये चीज़ था। अब यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ, यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी आना शुरू हो गई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एलिफेंट की रिलेवेंस हम बताऊँगा मैं खासकर बिम्बिसार के समय में, क्योंकि आपकी एलिफेंट इवन चोला पीरियड में जब बात करूँगा तो बताऊँगा कि एलिफेंट का कितना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और कितना राजा राजा चोला और अंदर चोला को उसने मदद करी शो केस वॉरफेयर, दिखावे की लड़ाई की। अब इंसान देख के डर जाए। फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर की जब लड़ाई होती है, तो अलेक्जेंडर जब ईस्टवर्ड, हमें पता है कि अलेक्जेंडर मगध नहीं आ पाता, उसे मगध आना था पर वो नहीं आ पाता। क्यों? बिकॉज उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, या फिर उन्होंने मना कर दिया था कि ऑलरेडी वो थके हुए थे। पर उसका एक और कारण था कि यहाँ पे हाथी, तो हाथी से क्योंकि वो डर जाते थे, डर गए थे, ये भी बड़ा कारण था। और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो डेफिनेटली, अगर हम कुछ कुछ का हटा दें जैसे कि धनानंद को, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली था, ठीक है। टाइप्स ऑफ किंगडम्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बात करनी है हरियंग डायनेस्टी की, शिशुनाग डायनेस्टी की, नंदा डायनेस्टी की। हरियंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो है 600 से 413 BCE है। 413 से 334 64 BCE या 364 BCE शिशुनाग डायनेस्टी का, एंड 364 से 321 BCE तक आपका नंदा डायनेस्टी का है। लिस्ट ऑफ किंगडम्स इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, यहाँ पे तीन चार चीज़ें समझना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट, कि आपके पुरानास, आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, जैन टेक्स्ट एंड बाकी पाली कॉर्निकल्स एंड प्राकृत राइटिंग्स, इन सब में एक चीज़ आपको बहुत कॉमन देखने मिलेगी कि इन सब में अपने अपने व्यूज़ हैं। कुछ बोलेंगे कि ये राजा हुआ करते थे, कुछ बोलेंगे कि इतने सारे इनके सक्सेसर्स हुआ करते थे, कुछ बोलते थे कि सिर्फ एक सक्सेसर होंगे, कुछ बोलेंगे 8 सक्सेसर होंगे। ऐसे भी हमें देखने मिले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर बताता हूँ। अब यहाँ उदयन भद्रा को देखना है, तो यहाँ मैंने लिखा है डिबेट। ऐसा डिबेट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्जांपल पुराण में लिखा हुआ है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि आपके सिर्फ मतलब पुराण बोलते हैं कि 8 आपके सक्सेसर में इनके बेटे थे, ठीक है। बट जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं तो समझ में आता है कि 8 भाई थे। जैन टेक्स्ट के हिसाब से एक ही बेटा था। तो ये सारी चीज़ें आपको डिबेट में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊँगा एक जनरल पर्सपेक्टिव से, मैं आपको डिटेल पर्सपेक्टिव से नहीं बताऊँगा, अदरवाइज़ इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। हम शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ किंगडम्स में। पहले आते हैं हरियंग डायनेस्टी। हरियंग डायनेस्टी पहले राजा होते हैं बृहद्रथा। बृहद्रथा के बारे में ज़्यादा हमें कुछ खास पता है नहीं, बस हमें हाँ ये बिल्कुल पता होती है कि हरियंग डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। साथ ही साथ ये राजगीर में इन्होंने अपना एक कैपिटल को इस्टेब्लिश करा था, और राजगीर में कैपिटल इस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने कई सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी काम करा था, जिसकी वजह से ये ओवैसी पॉपुलर राजा की तरह बने। इनके बेटे थे बिंबिसारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, बिंबिसार की जब हम बात करते हैं तो आपका ये समझ में आता है कि इनकी जो सक्सेशन हुई थी, या फिर इनको जब चुना गया था, ये बेसिकली कोई डेमोक्रेटिक वे में नहीं चुना गया था। यहाँ पे मेरे ये पॉइंट्स क्लियर समझना जरूरी, बिकॉज बहुत सारे आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट था, तो नहीं। ये राजा जो इनके फादर थे उन्होंने चुना था कि मेरा बेटा बनेगा। वो भी कब चुना गया? जब वो 15 साल का था। ये कौन बताते हैं? महावंशा बताता है। महावंशा आपको इस चीज़ को बताने क्लियर करता है कि बेसिकली जब वो सिर्फ 15 साल के थे तभी इन चुना गया था कि ये बनेंगे, ठीक है। जब वैसे बिम्बिसार की बात करते हैं तो सबसे पावरफुल, मतलब अजातशत्रु भी बहुत पावरफुल होते हैं, बट अर्लीस्ट में सबसे पावरफुल ये होते हैं। बहुत अच्छे डिप्लोमेट होते हैं और बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। वेलफेयर ओरिएंटेशन ये भी करते हैं। और इन्होंने राजगीर जो कैपिटल बृहद्रथ ने बनाई थी उसको फोर्टिफाई करते हैं। राजगीर को गिरिवराज के नाम से भी जाना गया था।
उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि आपके 5 पहाड़ों से इनको घेरा हुआ था, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई हमला करना मुश्किल बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे क्योंकि ये कवर कर देते थे स्टोन के स्लैब से भी, और मल्टीपल चेक पोस्ट रख रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे घुसना ऑलमोस्ट नामुमकिन था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब बाहर से हमला करना, बिकॉज उस टाइम पे उतने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी या वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं हुआ करते थे। ठीक। इन्होंने राजगीर को बहुत ब्यूटिफाई किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, इनकी ज़रूर हुआ करती थी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो तरीके अपने, या तो शादी कर लेते, मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेते और एक्सपेंशन करते, या फिर लड़ाई करते। क्लियर। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि इन्होंने लमसम 3 शादियाँ करी थी। ठीक है, जिसमें आपकी पहली कोशला की डॉटर आती है और प्रसेनजीत की बहन कोशलन देवी। एक आती है लिच्छवी प्रिंसेस छेलन, और एक आती है आपकी मद्रा, पंजाब में एक मद्रा क्लैन है, उनकी डॉटर खिम। तो इन तीनों से शादी हुई होती है। और अगर हम बात करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो आपकी कोशलन देवी थी, वो आपकी जब शादी होकर आती है तो एज अ पार्ट ऑफ डाउरी, जो प्रसन्नजीत होते हैं उनके भाई काशी, इनको डाउरी के तौर पे दे देते हैं। ठीक है। लिच्छवी प्रिंसेस छिलन जो होती है वो महिषी होती है, ये चीज़ भी याद रखना। और जो अजात शत्रु है वो छेलन और जो बिम्बिसार है उनके बेटे होते हैं। यहाँ तक क्लियर होता है। जब हमने बात की एग्रेसिव वॉरफेयर, तो एग्रेसिव वॉरफेयर में याद रखने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके राइवल होते हैं वो होते हैं अवंती। अवंती में चंद्र प्रत्युता ये सबसे बड़े राइवल होते हैं। रीज़न क्या था, क्योंकि इन्होंने जब बाकी किंगडम्स के साथ रिलेशंस बनाए तो उनको बोला कि आप हमारे सबॉर्डिनेट बन जाए, ऑलमोस्ट सबने एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्ट अवंती। उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे, हम लड़ने को तैयार है। और होता क्या है कि अवंती में जो चंद्र प्रत्युता होते हैं वो भी लड़ने को तैयार थे, बट इन बिटवीन उनको जॉन्डिस रहता है। और जब जॉन्डिस होता है तो कह सकते हैं कि बिम्बिसार ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपने एक आई वुड से डॉक्टर को तो कह सकते हैं, जीविका को भेजा, जो कि रॉयल फिजिशियन थे। उनको भेजा। और ये जो जीविका थे ये बेसिकली तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक बहुत ही महान फिजिशियन थे। एंड ये आते हैं चंद्र प्रत्युता से मिलते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, जिसके बाद उनकी दोनों के रिश्ते जो होते हैं, जो पहले ख़राब हो चुके थे, वो जुड़ जाते हैं। और इसी खुशी में वो मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाते हैं और अपने बेटे को बिम्बिसार से शादी करवा देते हैं। और इस तरीके से दोनों के रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या थी कि बिम्बिसार जो थे वो बुद्धा और महावीर दोनों के कंटेम्प्रेरी थे। एंड ये बुद्धा से भी मिले थे और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बट ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे बुद्धिस्ट टेक्स्ट बता रही है कि बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। कई सारे बाकी टेक्स्ट है जो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गए थे जैनिज़्म में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गए थे जैनिज़्म में, ऐसे भी टेक्स्ट हमें देखने मिलते हैं। कुछ टेक्स्ट बोलते हैं कि नहीं, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। तो ये डिबेट्स भी कहीं ना कहीं रहते, यहाँ तक क्लियर होता है। होता क्या है कि बिम्बिसार, जैसे मैंने बताया था, पहले इनकी स्टैंडिंग आर्मी थी और इन्होंने एलिफेंट को भी इस्तेमाल करा था, ये पॉइंट याद रखिएगा। होता क्या है उसके बाद हमें जैसा पता चलता है कि बिम्बिसार को अजातशत्रु जो होता है वो पकड़ लेता है। उसका बहुत कारण बहुत सारे स्कॉलर्स अपना मानते हैं। एक बेसिक व्यू पॉइंट जो है, जो कि आपको कई सारे स्कॉलर्स मोहम्मद तुगलक से भी एसोसिएट करते हैं, कि इनको हड़बड़ी थी अपने पापा को हटाकर अपने राजा बनने की। और क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी, मृत्यु हुए बिना वो बन नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, उनको इम्प्रिजन कर लिया, उनको जेल में डाल दिया। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आई वुड से पोजीशन भी मिला और बहुत बदनामी भी होती है। बट इनको खासा फ़र्क पड़ता नहीं है, खासे लंबे समय तक इनको खासा फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक। अजातशत्रु को कुनिका के नाम से भी कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बोला गया है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इनको कुनिका नाम से पहचाना गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है कि इन्होंने अपने फादर के पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करा। फादर की पॉलिसीज़ दो थी, आपकी मैट्रिमोनियल अलायंस और एग्रेसिव वॉरफेयर, जिन्होंने कंटिन्यू करते हुए कहा। इन्होंने अगर हम देखें तो होता क्या है कि ये एक एग्रेसिव वॉरियर की तरह इमर्ज करते हैं। होता क्या है, कहानी आती है जिसमें ये पता चलता है कि ये
इनको एक आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये रियलाइजेशन हुआ कि जो इन्होंने काम करा अपने पिता को इम्प्रिजन करके वो गलत था, एंड इस चीज़ के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको आज़ाद करना चाहिए। तो ये बेसिकली वहीं जा रहे होते हैं। एंड होता क्या कि वो जब आगे बढ़ रहे होते हैं अपने पिता को फ्री करने के लिए, उनके पिता को लगता है कि अजातशत्रु आ गया, अब उनको मार देगा। वो पॉइजन पी लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। छेलन जो कि महिषी थी, वो इस चीज़ को, सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाती, एंड प्रसेनजीत की बहन, एंड उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसेनजीत जिन्होंने काशी को दिया होता है एज अ पार्ट ऑफ डाउरी, जब छेलन की शादी होती बिंबिसार से, तो वो बोलते हैं अजातशत्रु को कि मुझे वापस दो काशी, क्योंकि आपकी वजह से आपने अपने पिता की मृत्यु की है। बस उनकी मृत्यु के सबसे बड़े कारण हो, और जिसकी वजह से हमारी उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई है, तो आप काशी उन्हें वापस करो। तो इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है, और इवेंचुअली कोशलन्स प्रसेनजीत हार जाते हैं। एंड फिर प्रसेनजीत को अपनी बेटी वजीरा की शादी करवानी पड़ती है अजातशत्रु से, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस भी हो जाता है। फिर होता क्या है कि आपकी चंद्र प्रचोदा भी बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो भी सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी मेरा भी दोस्त बिंबिसार, इन्होंने गलत किया है, इनको मैं सबक सिखाऊंगा। पर उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से अवंती भी बिना लड़े ही इनके पास आ जाता है। सबसे बड़ा जो इनके लिए चैलेंज था वो था वज्जी। वज्जी जिसके बारे में मैंने आप बात की थी, वो एक कॉन्फिडेंसी, एक संघ था, और इसमें कई सारे आपके छोटे 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 क्लाइंट्स हुआ करते थे, जिसे परमानेंट नत्थिका, लिच्छवीस, पिपली, हवाना ऐसे हुआ करते थे। तो इनकी लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी वही थी कि इनको वर्जिस को हराना है। तो कैसे करें? तो इन्होंने क्या किया था, अपने एक बहुत अच्छे मिनिस्टर थे, उनका नाम था वसाक्र। वसाक्र की मदद से, जो कि अगेन दक्षिण यूनिवर्सिटी के बहुत ही इफ़ेक्टिव डिप्लोमेट थे, मतलब उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की थी, एंड फिर यहाँ पे आते हैं, एंड उन्होंने इंटरनल डिसेंशंस क्रिएट करना शुरू किया, एंड एज अ रिजल्ट वजी को पूरा कमज़ोर किया। एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने इफेक्टिवली उनकी कॉन्फिडेंसी को ब्रेक किया, एंड अब उसको अपने अंदर लिया। ठीक, तो यहाँ तक ये क्लियर होता है। अब अजातशत्रु को हम बेसिकली दो चीज़ों के लिए और एसोसिएट करते हैं। एक पाटलिपुत्र की इस्टेब्लिशमेंट, पाटलिपुत्र बेसिकली इसको हम जलदुर्ग कहते हैं, क्योंकि गंगा, गंडक और सोन के कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और दूसरा आता है इनके जो वेपन्स थे उनके वजह से। आपने बाहुबली देखा होगा, बाहुबली में जो ये आपको एक वेपन देखने मिलता है, एक ये वेपन देखने को मिलता है, एंड एक ये वेपन जो देखने मिलता है, ये तीनों अजातशत्रु इस्तेमाल करते थे, एंड इट इज़ ट्रू। ये बेसिकली आपका जो है, इसे हम कहते हैं कैटापल्ट। इसमें होता क्या था, ये जो हैवी एक आयरन का एक बॉल होता था, जिसको एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से आपके अटैच होते थे, एंड उसको आप बहुत दूर से ही हिट कर सकते थे अपने एनिमी को। तो ये सिस्टम भी आपका वहाँ पे प्रेजेंट था। फिर ये आपका आता है रत्नमस्तुला, जिससे इसमें क्या होता था कि ये राजा बैठा हुआ है, राजा के आगे ब्लेड्स है, ब्लेड्स के आगे जो भी सामने आएगा वो कट जाएगा, ऐसा एक सिस्टम था उनके पास। या था महाशिला कंतका, ये बेसिकली होता है कि अगेन आपको यहाँ बड़ा सा पत्थर रखना है, यहाँ पे उसको काटेगा, एंड रिवर्स एक्शन में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये आपका चल जाएगा। बीच में होता है जब वो हवा में रहता था, तो उसमें आपके कपड़े में आग जगाती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी जहाँ भी गिरेगा वहाँ पे अपने एनिमीज़ को जला देगा, उनको डैमेज क्रिएट कर देगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये अजातशत्रु से एसोसिएट था। ग्रेजुअली होता है कि अजातशत्रु को रियलाइजेशन होती है कि नहीं, उसने जो करा तो वो गलत था, उसको इसका प्रायश्चित होता है। तो वो पहले महावीर से मिलता है, महावीर से मिलने के बाद बोलता है कि हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैंने ऐसा काम करा है, तो कृपया मुझे रास्ता बताएं जिसके थ्रू मैं बेसिकली मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं, मैं दुख, दर्द से, पीड़ा से मुक्त हो सकूं। बेसिकली महावीर ने बोला था कि मेरे नज़रों में तो आपने जो कर्म किया है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, और आपको जहन्नुम जाना, मतलब हेल जाना पड़ेगा, आपको इसके लिए सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो उन्होंने कोई सहायता नहीं की। फिर मिले गौतम बुद्धा से, गौतम बुद्धा ने बोला अगर आपको इस चीज़ का प्रायश्चित करना है तो उस चीज़ का सबसे पहले आपको दिल में चीज़ों को समझना पड़ेगा। उन्हें बोला कि हाँ आप कर सकते हो, अगर आप जो मैंने आपको राह बताया उस चीज़ को फॉलो करते जाते हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगी। और क्योंकि बुद्धिज़्म, गौतम बुद्धा ने उनकी मदद करी, तो बुद्धिज़्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा इन 483 BC, उसी साल ये राजगीर में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल को भी कन्वीन करते हैं, और ये बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत पॉपुलर होता है, कई सारे आपके यहाँ पे डिवोटीज आते हैं, एंड इवेंचुअली हमें पता है यहाँ पे आपके
जो दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, इनका नाम होता है नंदा और पाली, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे आपके सूत पिटक और विनय पिटक की भी रचना की जाती है। फिर लास्ट आपके राजा आते हैं अब उदयनभद्र राजा कैसे बनते हैं? जैसे कि राजशत्रु राजा बने थे, उदयनभद्र वैसे राजा बनते हैं। उदयनभद्र के भी नाम में भी कई सारे डाउट्स है, उदयन कहते हैं, कोई सारे उदयनभद्रा कहते हैं, पर यहाँ पे उदयनभद्रा कह सकते हो। तो अजातशत्रु भी आपके बुद्धिस्ट और वैसे रिलीजियस डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे, तब उदयनभद्रा आते हैं और उनको मार देते हैं। तो इन्होंने भी पैट्रिसाइड और रेगिसाइड दोनों क्या होता है? रेगिसाइड होता है जब राजा को उनके जीवित रहते ही उनके साथ उनकी मृत्यु कर देते हो। पैट्रिसाइड होता है जब अपने पिता की आप मृत्यु कर देते हो। तो इन्होंने दोनों काम कर दिया, ठीक है, दोनों ने सेम काम करा था, रेगिसाइड एंड पैट्रिसाइड, ठीक है। फिर होता है कि उदयनभद्र जो थे वो एक चाइना फॉलोअर थे, और बट इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे वीकनेसेस बहुत ज़्यादा इमर्ज होना शुरू हुए। इन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई नेक्सेशन नहीं की, शायद इसका बहुत बड़ा कारण था उनकी फ़िलासफ़ी और उनके अट्रैक्शन टुवर्ड्स जैना फ़िलासफ़ी, क्योंकि अहिंसा को बहुत हद तक मानता था। इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र में। कई सारे कारण इसमें भी लेकर आते हैं कि इन्होंने पाटलिपुत्र में क्यों ट्रैवल किया था। बहुत से मानते कि मेट्रोपोलिस के लिए डेवलप कर गया था एंड बेटर कंट्रोल के लिए भी इफेक्टिवली आपका ये बन सकता था। और आपका पटना जो था वो आपकी मगधन किंगडम के एकदम सेंटर में था, शायद ये भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि आपका उस टाइम पर एम्पायर बहुत हद तक फैल चुका था, हिमालय से लेके छोटा नागपुर, मगध से आई वुड से देन छोटा नागपुर प्लेटू तक आपका एक्सटेंड कर चुका था। मगध आपका ईस्ट में था, वहाँ से लेके आपका वेस्टर्न पार्ट तक फैल चुका था। तो कई सारे डिबेट्स आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो इवेंचुअली उन्होंने किया था। उसके बाद माना जाता है कि लोग ज़्यादा खुश थे नहीं इनसे, और कई सारे नोबल्स ने धीरे धीरे अपना पावर कंट्रोल को स्टैब्लिश करना शुरू किया। ईरानियन और आर्किमेनिड थ्रेड जो था वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत हद तक आना शुरू हो जाता है, खासकर गंधार के रीजन में। और नोबल्स इनके होते हैं, वो इनको बोलते हैं कि चलिए हम चलते हैं वहाँ पे, जो पर्शियंस है वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम रोकते हैं। तो ये माना जाता है कि इन्होंने बोला था कि बहुत दूर है, ठंडी होगी, क्योंकि पता है वो जो रीजन है वो एक्चुअली बहुत ठंडी जोन होते हैं, देखो वो आपकी टेम्परेट रीजन के आसपास पहुँच जाती है, सब टेम्परेट कह सकते हो, तो या सब ट्रॉपिकल। तो उस केस में आपको होता है थोड़ा ठंडा रीजन होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से शिशु नाग जो होते हैं, इनके मिनिस्टर होते हैं, वो इनको असैसिनेट कर देते हैं एंड इवेंचुअली हरियन डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है एंड शिशुनाग डायनेस्टी शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाता है हरियन डायनेस्टी, ठीक है। जब बेसिकली आपका उदयनभद्र को मार देते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। तो अगेन ये चीज़ आपका आता है कि कई सारे डिबेट्स है, पुराण बोलते हैं कि इनके 2 सक्सेसर थे, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बोलते हैं उदयनभद्र के बाद आपके 3 सक्सेसर थे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो हमें देखने मिलता है कि जब बेसिकली शिशुनाग आते हैं, तो शिशुनाग जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं जो ईरानियन ख़तरा था उसको कम किया। ये एक पावरफुल आई वुड से और नॉलेजेबल क्षत्रिय थे, और इन्होंने कौशला को और वत्स दोनों को एनेक्स किया था। इनकी जो राइवलरी थी अवंती के साथ उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी। इनकी भी स्टैंडिंग आर्मी थी और ये एक शाइवाइट थे, ठीक है। इनके बेटे थे कालाशोका रिस्पॉन्सिबल होते 2 चीज़ों के लिए। पहला सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइम पीरियड पे हुई थी, एंड इनके कई सारे इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी सबाकामी के नेतृत्व के अंदर हुई थी, और इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया था राजगीर से, ठीक है। और ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कई सारे लिबरल जो पॉलिसीज उनको अपनाए थे, जिसमें आपका आता है टैक्स सबमिशन करना, फ्री एजुकेशन देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकी मृत्यु एक्चुअली माना जाता है कि एक असैसिनेशन थी जो कि महापद्मानंदा ने करी थी यूजिंग अ विष्कन्या, ठीक है। तो ये एक आइडियाज़ है। इवेंचुअली मैं आज यहीं पे रुकता हूँ, बिकॉज मैं नंदा डायनेस्टी एंड देन फिर उसमें मैं कनेक्ट करूँगा मगधन पीरियड के स्टार्टिंग को लेके यूजिंग सम सोर्सेज दैट विल गिव यू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। बिफोर लिविंग प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी आपके क्वेरीज होंगे, कई सारे लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप भी कर सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देने की कोशिश करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए, स्टडी हार्ड। जय हिंद।